तो डेमोक्रेसी को और लोकतंत्र को खत्म करने की एक पूर्णतः साजिश है। चुनाव में जो चोरी, वोट चोरी की फॉर्म 6 के जरिए वोटों को बढ़ाना, फॉर्म 7 के जरिए वोटों को घटाना, और किन वोटों को बढ़ाना है, किन वोटों को घटाना है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी सम्मिलित हैं कि वन मैन वन वोट, वन डेमोक्रेसी को इन्होंने खत्म कर दिया है। आपके वोट का अधिकार छीन लिया है। ये लोग पहले एसआईआर लेकर आए बिहार में। अब एसआईआर में जो 65 लाख वोट काटे गए, वो किनके काटे गए? वो गरीबों के काटे गए, महिलाओं के काटे गए, वंचितों के काटे गए। आज तक किसी घुसपैठिए को बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही छोड़ के आए हैं? कितने लोगों को छोड़ के आए हैं और कितने लोग वापस आ गए? तो जो लोग यहाँ पैदा हुए उनसे 70 साल पुराने डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री मांगी जाती है तो वो कहते हैं कि उनकी डिग्री अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बड़ा एक विचित्र मामला है कि 1974-76 की डिग्री आपके पास नहीं है और आप उनसे मांग रहे हैं कि अपने बाप दादा के कागज लेके आओ। आज मेरे साथ किसान यूनियन के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सोचिए, किसानों की हालात लगातार बेहतर होने की बजाय बदतर होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं लेकिन पंजाब के किसानों से नहीं मिलते। सोचिए, वहाँ पर राहुल गांधी भी जाते हैं और किस तरीके से हेलीकॉप्टर से देश के प्रधानमंत्री वहाँ का जायज़ा लेकर किसानों की हत्याओं पर भी मजाक बनाते हैं। 700 से ज़्यादा किसान जिस तरीके से शहीद हुए उसका भी मजाक बना दिया। देश के प्रधानमंत्री किसान, जवान, नौजवान की तो बात करते हैं, क्या धरातल पर स्थिति थोड़ी बहुत बदली है इन 11 सालों में कि वैसे के वैसे? आपने आज जो बैठक की उसमें किसानों का मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट किया, वजह क्या है? क्या किसान आज सुरक्षित अभाव में अभी भी जी रहे हैं? देखिए, आपने पंजाब का जिक्र किया। पंजाब में फ्लड्स आए हुए हैं और पंजाब के जो फ्लड्स हैं वो मैन मेड हैं, यानी कि मतलब वो फ्लड्स बनाए गए। कैसे बनाए गए? भाखड़ा ब्यास नंगल मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें पहले जो शिरकत थी वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तीनों जो स्टेट्स थी उनके रिप्रेजेंटेटिव उसके मैनेजमेंट का हिस्सा होते थे, बोर्ड का हिस्सा होते थे। 2021 में जब किसान आंदोलन में एक चिट्ठी आई जॉइंट सेक्रेटरी साहब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, उन्होंने कहा कि जो किसानों की लंबित मांगें, 3 कृषि बिल तो वापस ले लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 नवंबर को माफ़ी भी मांग ली। उसके बाद जो पेंडिंग मुद्दे थे उसमें था, पहला मुद्दा तो जो था पूरे दाम का, एमएसपी का, और पूरी लागत पे पूरा दाम मिलना चाहिए। तो एमएसपी को देशव्यापी करने के लिए कमेटी बिठाने का सरकार ने वादा किया और उसमें ये कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन सरकार की और संयुक्त किसान मोर्चा में जितने भी किसान संगठन थे उनकी होगी। पर उस मोर्चे में जब ये कहा, उस मोर्चे को उठाया गया वहाँ से, उसके बाद वादा खिलाफी हो गई। एमएसपी पर जो कमेटी बनी उसमें 32 मेंबरी कमेटी तो सरकार के खुद ही नुमाइंदे थे और कुछ सरकार के बैठाए हुए किसान यूनियन के लोग थे। तो जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ धोखा है, हम इस कमेटी का पार्ट नहीं हो सकते। आप यकीन मानिए 2022 में वो कमेटी बनी है और 2024 जुलाई तक तो मुझे याद है उसकी कुछ मीटिंगें हुई और वो जॉइंट सेक्रेटरी साहब उस मीटिंग में भी थे, अग्रवाल साहब। उसके कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग अवेलेबल नहीं है। उसमें क्या फैसले हुए, एमएसपी को देशव्यापी करने की बात थी, उस पर कोई बात नहीं हुई। पराली के कानून को इन्फोर्स करने की बजाय उसको कैसे कारगर बनाया जाए उस पर कोई बात नहीं हुई। आपने जस्टिस गवई को सुना, जस्टिस गवई ने कहा कि ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप फिर से डरा धमकाना चाहते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कि मनमोहन सरकार में राहुल गांधी के समय ही समाप्त कर दिया गया था, संशोधन कर दिए गए थे उसमें, उन संशोधनों पर भी सरकार एग्री नहीं थी और पहला बिल वो लेके आती है लैंड एक्विजिशन एक्ट का। और उस लैंड एक्विजिशन एक्ट के बिल को जो है किस तरीके से ख़त्म किया गया, उसके जो प्रावधान थे जिसमें किसान की मंजूरी के बगैर या उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिए बगैर आप उस ज़मीन को नहीं ले सकते। पर आपने देखा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में, भारतमाला प्रोजेक्ट में, जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में जिस तरीके से सड़कें बनाई गई, जिस तरीके से रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में ज़मीनें हथियाई गई और किसानों की ज़मीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिया गया, चाहे वो बिजली के कारखाने लगाने के लिए, चाहे ग्रीन एनर्जी के नाम पे। आपने देखा कि गुजरात के जो कच्छ के बॉर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, वो भी विंड एनर्जी और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के नाम पे अदानी को सौंप दिए गए, जबकि वो प्रोजेक्ट पहले एक पब्लिक सेक्टर कंपनी कर रही थी और उस प्रोजेक्ट से उसको सरेंडर कराया गया और अदानी को वहाँ लाया गया। असम में आपने देखा किस तरीके से ज़मीनें, 1 रुपया जिसमें टॉफ़ी नहीं आती उसमें 1 रुपये पे 90 साल की लीज़, 30 साल की लीज़, 90 साल की लीज़ लिखी जाती है अदानी साहब के नाम। और उसके बाद उस ज़मीन की वैल्यूएशन जब होती है तो करोड़ों रुपए का लोन वो पब्लिक सेक्टर बैंक से लेते हैं।
अभी हाल ही में आरबीआई ने एक अमेंडमेंट की है जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन एक ही कॉरपोरेट को देने का प्रावधान का रिक्वेस्ट किया गया है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर अब आप कॉरपोरेट्स को 10,000 करोड़ से ज़्यादा का क्लीन लोन दे सकते हैं। ये जो आप लिमिट देते हैं और देते हैं उसके आपने अडानी का नाम लिया। अडानी के नाम लेने पर अब नोटिस जारी हो रहा है। पत्रकारों को तो पहले ही 2-3 चैनलों को नोटिस आ चुका कि अडानी पर ना सवाल होगा ना सवाल पूछा जाएगा। देखिए, अडानी के नाम पर सवाल तो पूछा जाना इसलिए चाहिए क्योंकि वो सरकार द्वारा वित्त पोषित है। जब मुंद्रा पोर्ट का प्रोजेक्ट बना तो उस प्रोजेक्ट में कौन सी कंपनी थी जिसके साथ मिलकर उसको प्रोजेक्ट दिया गया था? वो थी कारगिल। कारगिल के कागज़ों को इस्तेमाल करके उस प्रोजेक्ट को बनाया गया। फिर उसमें गुजरात की स्टेट कंपनी को साथ में शामिल किया गया और धीरे धीरे वो बड़ी कंपनी भी उसमें से बाहर हो गई और गुजरात की स्टेट भी बाहर हो गई। बचा कौन? अडानी। और इसकी वजह से मुंद्रा पोर्ट में आज की डेट में खुद सरकार ने 22,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा। और ये एक खेप की बात कर रहा हूँ, कई खेपें वहाँ पे ड्रग्स की आई। वो ड्रग्स का व्यापार कौन कर रहा है? वो ड्रग्स कहाँ बेचा जा रहा है? किनके बच्चे जो हैं वो ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं? आप जाइए राजस्थान जाइए, आप हिमाचल जाइए, आप जम्मू कश्मीर में जाइए, आप पंजाब में जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, आप दिल्ली के आप दिल्ली की जो आप आसपास की फैसिलिटीज़ हैं उनको देखिए, एनसीआर रीजन में। तो ये ड्रग्स का कारोबार जो मुंद्रा पोर्ट से, मेरा सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि जिस तरीके से वहाँ पे ड्रग्स की खेप पकड़ी गई उसका सोर्स क्या था वो आज तक नहीं बताया गया। और जब सवाल मीडिया पूछती है अडानी पर तो उन पर गैग ऑर्डर लगा दिए जाते हैं। हालांकि उस गैग ऑर्डर को 6 सितंबर का गैग ऑर्डर था, उसको निरस्त कर दिया गया और एडिशनल जज ने कह दिया भाई ये गलत है। जब तक आप ये ना तय कर लें कि उसमें क्या चीज़ है जो आपत्तिपूर्ण है तब तक आप उस पर गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो वो गैग ऑर्डर हटा लिया गया क्योंकि असंवैधानिक था और वो लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं था। आपने लैंड की बात की, भूमि की। सोचिए बीजेपी के मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो कहते हैं कि मेरे ऊपर एक भी सड़कों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। और आप इतने सारे मुद्दे गिनवा रहे हैं, वो भी मौजूदा सरकार के रहते हुए। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप तो लगेंगे क्योंकि लोकतंत्र में ये लोकशाही होती है। लोग चुनते हैं अपनी सरकार को। जैसे आपके वोट का अधिकार है वैसे मेरे वोट का अधिकार है, एक आदमी एक वोट। और इसको अधिकार को ख़त्म करने के लिए ये लोग पहले एसआईआर लेकर आए बिहार में। अब एसआईआर में जो 65 लाख वोट काटे गए वो किन के काटे गए? वो गरीबों के काटे गए, महिलाओं के काटे गए, वंचितों के काटे गए, घुसपैठियों को अलग कर। घुसपैठियों को देखिए, घुसपैठी अगर एक भी पकड़ा गया हो, असम के घुसपैठियों का आप पूछ लीजिए कि वो कहाँ भेजे गए। आज तक किसी घुसपैठिए को बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही छोड़ के आए हैं? कितने लोगों को छोड़ के आए हैं और कितने लोग वापस आ गए हैं? तो जो लोग यहाँ पैदा हुए उनसे 70 साल पुराने डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री मांगी जाती है तो वो कहते हैं कि उनकी डिग्री अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बड़ा एक विचित्र मामला है कि 1974-76 की डिग्री आपके पास नहीं है और आप उनसे मांग रहे हैं कि अपने बाप दादा के कागज लेके आओ। पुराने कागजात थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री की जुबान ही लक्ष्मण रेखा है, आप उनकी जुबान पर भरोसा कीजिए। देखिए, लक्ष्मण रेखा खींचने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। लक्ष्मण रेखा के नाम पर कहती है कि लक्ष्मण रेखा जो है हमने खींच दी है, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। अब लक्ष्मण रेखा जुडिशरी पे खींची जा रही है, लक्ष्मण रेखा मीडिया पे खींची जा रही है, लक्ष्मण रेखा आप और हम पे खींची जा रही है, लक्ष्मण रेखा देश के किसानों पे खींची जा रही है। तो ये लक्ष्मण रेखा खींचने वाले कौन हैं? सवाल ये पूछा जाना चाहिए, क्या वो अपने मर्यादा में रह के काम कर रहे हैं? जिस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं, अब देखिए मणिपुर का मामला ले लीजिए। मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी 2.5 साल बाद गए और उसके बाद जब वो 2.5 साल बाद गए उन्होंने 1500 करोड़ का राहत पैकेज तो दिया, पर मणिपुर में जो वायलेंस चल रही है उस पर एक शब्द नहीं बोला। असम में जाके 2 नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, उससे पहले अडानी को ज़मीन वहाँ पे मिल गई। तो उन्होंने 5% जीएसटी कम करके त्योहारों का उत्सव मनाने के लिए मैसेज दिया जनता को। जो आपने बचत उत्सव का प्रोग्राम जो जीएसटी का देखा, उनका 25 मिनट का वक्तव्य था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी से ये पूछा जाना चाहिए 55 लाख करोड़ रुपए का जो जीएसटी इकट्ठा हुआ उसको आपने कहाँ खर्च किया? और अगर आप आज कहते हैं कि इनकम टैक्स और जीएसटी में आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट गरीबों को दे दिया, आपने मजदूरों को दे दिया, आपने महिलाओं को दे दिया, आपने आम आदमी को दे दिया, आपने गरीब परिवारों को दे दिया, तो वो बेनिफिट कैसे मिलेगा? एक किताब की जिल्द पे 18% जीएसटी है, एक किताब के कागज़ पे 18% जीएसटी है। आपने एंड प्रोडक्ट पे कह दिया कि 5% जीएसटी लगेगा। अरे रॉ मटेरियल में तो आपने कलेक्शन कर लिया। आपको एक आंकड़ा और दे देता हूँ, 11,46,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का बजट है फाइनेंशियल ईयर 25-26। उसमें ऑलरेडी 10 लाख, 10.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुका है। तो टारगेट तो मीट हो गया। जब जीएसटी आया था तो सरकार ने कहा था कि हम 1 लाख करोड़ रुपए महीने का जो है कलेक्ट करेंगे। हमारा टारगेट 12 लाख करोड़ है, वो बढ़ते बढ़ते कब 25-30 लाख करोड़ रुपए हो गया। कॉर्पोरेट का टैक्स
10 लाख करोड़ है और जीएसटी का टारगेट 25 लाख करोड़ है, 12 लाख करोड़ है। तो अब आप देख लीजिए कि कॉर्पोरेट से ज़्यादा तो जीएसटी हम लोग दे रहे हैं और कॉर्पोरेट पे टैक्स नहीं लग रहा और ज़मीनें 1 रुपए पे मिल रही हैं। ये अब बात सरकार को आंकड़ों में न उलझाइए, गरीबों की सरकार है। रेलवे की बोतल पर 1 रुपए की छूट दे दी है, संसद में समोसे का मुद्दा उठाया जा रहा है। गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, शोषित वंचितों की सरकार है। अगर किसानों की सरकार होती तो मखाने का किसान आज हाशिए पे क्यों है, गन्ने का किसान आज हाशिए पे क्यों है, धान का किसान आज हाशिए पे क्यों है, गेहूं का किसान आज हाशिए पे क्यों है। आपने पंजाब फ्लड्स की बात की, क्या आपको लगता है कि पंजाब में सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? क्या एक असेसमेंट जो वहाँ पे पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने की, उन्होंने कहा 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जब नेशनल सेंटर से सरकार जाती है तो वो बताते हैं कि वहाँ पे 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर आप उनकी बात भी मान लें तो ये 14-15,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? पंजाब की स्टेट कहती है कि 12,000 करोड़ रुपए का डिजास्टर फंड हमारे पास है ही नहीं, ना हमारे पास अधिकार है उस पैसे को खर्च करने का। फिर आपके यहाँ से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ से 2 मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी के और भेजे जाते हैं और कहा जाता है सड़क जो है वो सेंटर के अंडर बनेगी, उसका ठेका कौन देगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो ठेकेदार कौन होंगे? सरकार के अपने लोग। तो ये एक लोकतंत्र में ऑर्गेनाइज लूट है जिसके तहत हमारे ही पैसे को खर्च कर हमारे ही पैसे को लूटा जा रहा है, हमारे अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, आप इतने सारी कमियां और खामियां सरकार की गिनवा रहे हैं, टीवी अखबार इसको दिखा नहीं रहा है और लगातार जिस तरीके से आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार में अगर इतनी ही कमियां हैं तो चुनाव कैसे जीत जाती है? हरियाणा जैसा स्टेट जीत कर आ रही है। देखिए, हरियाणा में 17 लाख वोट बढ़ाए गए, इस बात का वोट फॉर डेमोक्रेसी, और हम लोगों ने बहुत पहले ही बोल दिया था। हरियाणा में कोई वेव नहीं थी बीजेपी की। महाराष्ट्र में 40 लाख वोट का अंदाज़ा था, 58 लाख वोटों का हेरफेर हुआ, जिसके द्वारा महाराष्ट्र में सरकार बनी, कोई वेव नहीं थी। और आपने देखा किस तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी जो है महाराष्ट्र में आई। उसके बाद कर्नाटक के इलेक्शन में हेरफेर हुई और अलंड में और जो आपका माधेपुरा में, बेंगलुरु सेंट्रल में चुनाव में जो चोरी, वोट चोरी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने उसकी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, बताई हैं। इससे बड़ा साफ हो गया है कि फॉर्म 6 के जरिए वोटों को बढ़ाना, फॉर्म 7 के जरिए वोटों को घटाना, और किन वोटों को बढ़ाना है, किन वोटों को घटाना है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी सम्मिलित हैं। इसीलिए मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि 1 मैन 1 वोट 1 डेमोक्रेसी को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, आपके वोट का अधिकार छीन लिया है। आने वाले समय में जब जनगणना होगी, सेंसस होगा जो 2011 के बाद नहीं हुआ है, वो भी मोबाइल और डिजिटल तरीके से होगा। उस सेंसस में भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आप लोग हैं ही नहीं, तो आपका वोट का अधिकार कौन देगा? तो डेमोक्रेसी को और लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक पूर्णतः साजिश है और ये षड्यंत्र की भारतीय जनता पार्टी जो है वो जननी है। जी, देश की राजधानी में आप 22 अक्टूबर को कुछ करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी दर्शकों को दे दीजिए, ज़्यादा से संख्या में 27 सितंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में रानी झांसी रोड पर एक राष्ट्रीय सद्भावना सभा रखी गई है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच कर रहा है। उसमें तमाम किसान ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, वंचित पीड़ित समाज के लोग, दलित समाज के लोग, और उसमें स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियंस और तमाम वो मजदूर यूनियंस शामिल होंगी जिनका उत्पीड़न हुआ है और 2014 से 2025 तक उनकी आय आधी से भी कम हो गई है, जो दुगनी आय करने की बात 2022 में की गई थी। पुलवामा के शहीदों और पहलगांव के शहीदों को उनका सम्मान नहीं दिया गया। लखीमपुर में 4 किसानों और 1 मीडिया कर्मी की हत्या हुई, 750 किसान शहीद हो गए। सतपाल मलिक, जिन्होंने पहलवान आंदोलन में पहलवानों की बात को लेकर एक बड़ा जो अपना हम लोग का साथ दिया और वहाँ पर व्हील चेयर पर जंतर मंतर से इंडिया गेट तक वो पैदल चले, और उसके बाद जो जिस तरीके का हाल पहलवानों का हुआ, आपने देखा 27 मई को क्या उनके साथ किया गया, बर्बरता का व्यवहार किया गया और उनको वहाँ से उठाया गया। तो ये सब मामलों पर हम लोग 27 सितंबर सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में एक राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा करेंगे। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं, मीडिया के लोगों को भी उसमें आमंत्रण है। आप आइए, देखिए कि लोकतंत्र का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है। गरीब तो त्यौहार मना नहीं सकता, पर लोकतंत्र का त्यौहार हम राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा में मनाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो सोचिए, लोकतंत्र का उत्सव आप मना सकते हैं। गरीब, शोषित, वंचित, इस देश की 90% जनता 5 किलो राशन और मोदी जी के लंबे भाषण पर निर्भर है। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।